Hello and assalamu alaikum guys. In this video we're going to be doing mass, weight and density part 1. इस वीडियो में हम पूरी की पूरी थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर कवर कर लेंगे और मैंने सारे के सारे जो सब टॉपिक्स हैं इन दिस चैप्टर यहां मेंशन किए हुए हैं बिसाइड्स द सब टॉपिक ऑफ डेंसिटी ऑफ एन इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट और उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है. इट इज इन माय चैप्टर 1 कोर्स. अगर आपने वो देखा हो आपको पता होगा, लेकिन जिसने नहीं देखा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो यू कैन गो वॉच दैट. इस वीडियो में हम पूरी की पूरी थ्योरी कर लेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको करवा दूंगा इसके सिनेरियो बेस्ड पास्ट पेपर्स. जैसे अगर हमने मैथ्स का सब टॉपिक पढ़ा है, मैथ्स पे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपको करवा दूंगा, इनर्शिया पे जो आ सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. या सो या लेट्स गेट इनटू इट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मास, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास. यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है, एक बॉडी जो है, उसमें कितना सब्सटेंस है, उसमें कितना फिजिकल मैटर है. अगर हमें मास को मेजर करने के लिए एक ऐसा यूनिट यूज करना पड़े, दैट वुड बी किलोग्राम्स. ये अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कंसिडरिंग हमने किलोग्राम को कितने फॉर्मूलाज में यूज किया. और अगर हमने मास को मेजर करना है और हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए टू मेजर द मास, वी वुड यूज आइदर ए बीम बैलेंस और एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. अब बीम बैलेंस लुक्स समथिंग लाइक दिस. शायद आपने अपनी जिंदगी में देखा हो, लेकिन आजकल जो ज्यादा यूज होता है इट इज द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. सिंपली इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर आपने जो भी चीज का मास फिगर आउट करना है, जो भी चीज का मास आपने निकालना है, आप उसको ऊपर रखते हो और डिजिटली हमारे पास इसका मास आ जाता है. यूजुअली वी कॉल दिस वेट, बट दैट्स द रॉन्ग टर्म. और अगर हमने बीम बैलेंस यूज करके मास निकालना है तो सिंपली जो दुकानदार है, लेट्स से आपने 1 किलो आलू लेने हैं, वो 1 किलो का एक डिफिनेटिव वेट एक साइड पे रखेगा और आपके आलू वो एक साइड पे रख देगा. और जब ये दोनों पैन्स इक्वल हो जाएंगे, दैट वुड मीन दैट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. ये ज्यादा प्रिसाइज मेथड नहीं है, दैट्स व्हाई आजकल हम यूज करते हैं द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. आजकल ज्यादातर लोग बीम बैलेंस यूज नहीं करते. मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये भी आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि मास डजंट हैव अ डायरेक्शन. मास डजंट हैव अ डायरेक्शन. मास ओनली हैज अ मैग्नीट्यूड. ठीक है ना. आपने कभी नहीं सुना होगा लाइक अगर कोई बंदा मास स्पेसिफाई कर रहा है, कोई भी ये नहीं कहता 10 kilograms टू द लेफ्ट और वट एवर, राइट. सो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. अब हमारे पास आ जाता है इनर्शिया. मैं आपको मास और इनर्शिया का रिलेशनशिप थोड़ा आगे जाके बताता हूं, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टू स्टे इन मोशन and an object in rest to stay in rest. So basically, a body wanting to stay unchanged. शायद आपने inertia मुझसे पहले भी पढ़ा हो, क्योंकि डायनामिक्स में while explaining the laws of motion of Newton मैंने आपको inertia का एक brief view दिया था, right? और आपने शायद ये भी नोटिस किया हो, I have used the exact same definition of Newton's first law of motion. कुछ लोगों को पता होता है, लेकिन कुछ लोगों को, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता दैट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया. सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन mass and inertia? Mass is basically the measurement of what an object's inertia is. जितना ज्यादा हमारे पास mass होगा, उतना ज्यादा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के अंदर इनर्शिया होगा. ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा. अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हुई हैं, यू माइट हैव अ स्लाइट आइडिया ऑफ व्हाट इनर्शिया इज, लेकिन अगर आपने नहीं देखी हुई, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन. ठीक है. हमारे पास सेम एग्जांपल है. यू आर इन ए बस एंड द बस इज गोइंग एट अ कांस्टेंट स्पीड. द बस ड्राइवर सडनली अप्लाइज द ब्रेक. व्हाट विल हैपन? अगर आप बस में खड़े हो और बस ड्राइवर के सामने कुछ आ जाता है, कुत्ता आ जाता है, एंड द बस ड्राइवर सडनली अप्लाइज द ब्रेक्स, व्हाट विल हैपन टू योर बॉडी? ऑफ कोर्स आपकी बॉडी जो है, इट विल कीप गोइंग इन दैट मोशन, राइट. जब तक आप
यू ब्रेस फॉर इम्पैक्ट, लेकिन आपकी बॉडी जो होती है इट इज गोइंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन while the bus is slowing down, while the bus driver is applying the brakes, आपकी बॉडी आगे की तरफ क्यों जा रही होती है? या अगर आप एक गाड़ी में हो, आप गाड़ी चला रहे हो और आपके सामने सडनली कोई चीज आ जाती है, यू अप्लाई द ब्रेक सडनली, आपका सर स्टेयरिंग व्हील पे जाके क्यों लगता है? बिकॉज योर बॉडी वॉन्ट्स टू स्टे इन मोशन. Inertia, again, is the tendency of an object in motion to stay in motion and an object in rest to stay in rest. आपकी बॉडी जा रही थी एक मोशन में when you were in that bus and your body wanted to remain in that same motion. That is why आपकी बॉडी आगे की तरफ जाती है. अगर आपकी बॉडी एक स्टेट में है एंड वो स्टेट है कांस्टेंट मोशन, आपकी बॉडी का दिल करेगा कि वो उसी कांस्टेंट मोशन में जाती रहे. लेकिन ऑफ कोर्स बस ड्राइवर ने अपनी बस को स्टॉप किया, दैट इज व्हाई आपकी बॉडी आगे की तरफ गई है, बिकॉज योर बॉडी वांट्स टू स्टे इन दैट सेम मोशन. So yeah, there's not much that you need to know about inertia, considering इसके सवाल कितने आते हैं. बस आप ये याद कर लें, inertia is something that resists motion. आगे हमारे पास आ जाता है how force changes shape या volume, density, speed and mass. इस पे भी कभी कभार सवाल आ जाता है, so yeah, ये भी याद कर लें. Firstly, how does force change shape या volume? Let's take this for an example. हमारे पास एक कैन है, an empty can of cold drink, और आप क्या करते हैं, आप उसके ऊपर पाँव दे देते हो. ऑफ कोर्स कैन का जो ओरिजिनल वॉल्यूम था इट वाज मच मोर, लेकिन जब आपने उसके ऊपर पाँव दिया, आपने उस कैन को कंप्रेस कर दिया काफी ज्यादा. एंड बाय स्टेपिंग ऑन द कैन, अगर आप अपना पाँव रख रहे हो ऑन द कैन, आप ऑफ कोर्स उस कैन के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और उस फोर्स की वजह से उस कैन की शेप और वॉल्यूम दोनों चेंज होते हैं. You can compress objects using force. A can of cold drink, before stepping on it, looks something like this. The same can, when someone stepped on it, looks something like this. और अगर आप मजीद फोर्स अप्लाई करो, आप इस जो आपने कैन को कंप्रेस किया, आप उसको वापस समवॉट उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हो विद इनफ फोर्स. आगे हमारे पास आ जाता है हाउ फोर्स इफेक्ट्स डेंसिटी. इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आगे जाके ये मैं आपको बताऊंगा हाउ इट डज दैट. वैसे ही पढ़ लेते हैं एक प्रीव्यू. इफ वॉल्यूम कैन बी चेंज्ड, सो कैन द डेंसिटी. ये आपने याद रखना है. इफ वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज, सो कैन द डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. आगे हमारे पास आ जाती है स्पीड. जाहिर बात है, फोर्स एक्सेलरेट, डिसेलरेट्स, और उसके बाद इट कैन ऑल्सो चेंज डायरेक्शन और वट. ये तो आपको पता है, हमने डायनामिक्स में ये सब पढ़ लिया था. कैन फोर्स इफेक्ट मास, ज्यादातर ये सवाल आता है. कैन फोर्स इफेक्ट मास, आप ये मेरे से लिखवा लें, नथिंग कैन चेंज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. वेट कैन बी चेंज्ड, मास कैन नॉट बी चेंज्ड बाय एनीथिंग. आपके पास ये सवाल आएंगे, कैन mass be changed by a increase in temperature? No, mass cannot be changed by that. Can mass be changed by a force? No, mass cannot be changed by a force. अगर आप gravitational field change करते हो, can mass be changed by that? आप बस ये अपने दिमाग में बिठा लें कि mass cannot be changed no matter what. अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, अनलेस और अनटिल आप उस ऑब्जेक्ट का मास रिड्यूस नहीं कर देते बाय एक्चुअली कटिंग द ऑब्जेक्ट इन हाफ, या उसका एक टुकड़ा आपने सेपरेट कर लिया, अनटिल दैट आप मास किसी चीज का चेंज नहीं कर सकते. अच्छा, आगे चलते हैं. अब हमारे पास आ जाती है ग्रेविटेशनल फील्ड. सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, दैट मास अट्रैक्ट्स अदर masses. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं और इन दोनों बॉडीज के पास एक मास है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर.
And why will they attract each other? Because any body, any object with a mass will have some sort of gravitational attraction to it. It will have some sort of gravity to it. यानी कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है, it will have a gravity. The gravity या the gravitational field strength is directly proportional to the mass. Gravitational field strength यानी कि जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. जितना ज्यादा एक ऑब्जेक्ट का मास होगा, उतना ही ज्यादा एक ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी. अब इंस्टेंटली आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, इफ मास अट्रैक्ट्स अदर masses, देन मेरे पास भी एक मास है और मेरी सराउंडिंग में जो चीजें हैं उनके पास भी मास है. लेट्स से माय लैपटॉप, इट इज 3 kilograms. मेरे पास एक फोन है, इट इज 500 grams. व्हाई एम आई नॉट अट्रैक्टेड टू माय सराउंडिंग्स? जो चीजें मेरी सराउंडिंग में है, हम दोनों के बीच में, व्हाई इज देयर नॉट अ ग्रेविटी? और उसकी रीजनिंग ये है कि जो ग्रेविटी है ना, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज वेरी वेरी वीक. फॉर कंपैरिजन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज 10 to the 36 times larger than gravity. That's 10 followed by 36 zeros. That's how large electromagnetic force is, compared to gravity. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेट्स से हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक पेपर क्लिप है. इस टेबल के ऊपर एक पेपर क्लिप है और हमने ऊपर एक मैग्नेट पकड़ा हुआ है. आपको क्या लगता है पेपर क्लिप कहां जाएगी? द पेपर क्लिप विल गो टूवर्ड्स द मैग्नेट. यानी कि जो पेपर क्लिप है, इट इज ओवरकमिंग, अब ध्यान देना, इट इज ओवरकमिंग द ग्रेविटी ऑफ अ होल प्लैनेट. पूरे प्लैनेट की जो ग्रेविटी है, पूरे प्लैनेट का जो मास है, और जो मास वो ग्रेविटी प्रोड्यूस कर रहा है, एक सिंपल मैग्नेट उस ग्रेविटी को ओवरकम कर जाता है. दैट्स हाउ वीक द ग्रेविटेशनल फोर्स इज. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज दैट वीक. अच्छा, अब हम आ जाते हैं ऑन टू ग्रेविटेशनल फील्ड. ग्रेविटेशनल फील्ड is basically a region in which mass experiences a force due to gravitational attraction. एक और चीज, that due to gravity being so weak, gravity इतनी weak है that for gravity to be a little bit, significant, for gravity to be significant, जो mass होना चाहिए, it has to be very high. जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ has a mass of, अर्थ का जो मास है, इट इज 6 into 10 raised to the power 24. और हमारी अर्थ की जो ग्रेविटी है, इट इज रिलेटिवली क्वाइट वीक. ठीक है ना? आप फिर बाद में जाते हैं ब्लैक होल्स पे. ब्लैक होल्स का बहुत ज्यादा मास होता है एंड इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इनटू सच अ स्मॉल स्पेस. न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, उनके मास के अकॉर्डिंग उनका जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है और जो अट्रैक्शन होती है, इट इज वेरी हाई. ठीक है ना? अब वापस आ जाते हैं हम ग्रेविटेशनल फील्ड पे. It is a region in which mass experiences a force due to gravitational attraction. अभी आपको पता ही होगा what gravitational attraction is. अगर आप किसी जगह से छलांग मारते हो, you go towards the ground, you go towards the earth, right? आप अर्थ की तरफ जाते हो अगर आप किसी भी जगह से छलांग मारो. And that is what gravitational attraction is. ठीक है ना? तो बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ना, ये एक एरिया है, ये एक रीजन है जिसमें मास इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. यानी कि मास एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. अगेन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. लेट्स से आपने अपने किचन में एक चूल्हा ऑन किया हुआ है, आपने कुछ बनाना है. तो जितना आप उस चूल्हे के पास जाओगे, उतनी ही ज्यादा आप हीट महसूस करोगे.
जितना आप उस चूल्हे से दूर जाओगे उतनी ही कम आप हीट महसूस करोगे। सेम गोज विद ग्रेविटी। जितना आप करीब होगे टू द अर्थ उतनी ज्यादा आप ग्रेविटी फील करोगे। जितना ज्यादा आप एक मास के करीब होगे उतनी ही ज्यादा आप एक ग्रेविटी फील करोगे। और जितना आप उस मास से दूर जाते जाओगे, लेट्स से यू आर अ ट्रिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, उतना ही कम आप ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फील करोगे टुवर्ड्स द अर्थ। समझ आई? तो सेम एग्जाम्पल, अगर आप चूल्हे के पास हो आपको काफी ज्यादा हीट महसूस होगी, लेकिन आप जैसे जैसे चूल्हे से दूर जाते जाओगे उतनी ही कम आपको हीट महसूस होगी, अनटिल एंड अप टू अ पॉइंट जब आपको कोई हीट ही नहीं महसूस होगी, बिकॉज ऑफ द हीट एंड बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। सेम गोज विद ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऐसी रीजन है, एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा एरिया है जिसमें आप ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फुली फील कर सकते हो। और अगर आप इस फील्ड से बाहर जाते जाओगे यू विल फील लेस एंड लेस ग्रेविटी। समझ आ गई? अब हम आ जाते हैं ऑन टू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। टू पुट इट सिंपली, इट इज फोर्स पर यूनिट मास। अगर हमने सिंपली इसका एक यूनिट डिस्प्ले करना हो, फोर्स पर यूनिट मास को अगर हम सिंबल्स में लिखें, फोर्स का हमारे पास जो सिंबल होता है इट इज न्यूटन्स। जब भी द एग्जामिनर मेंशंस या आपके सिलेबस में पर यूनिट आए, आपने क्या करना है, आपने एक स्लैश लगा देना है, यानी कि डिवीजन पर यूनिट मास, यानी कि न्यूटन्स पर किलोग्राम। मास का जो सिंबल होता है इट इज किलोग्राम। तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट है इट इज न्यूटन्स पर किलोग्राम। और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है 9.81 न्यूटन्स पर किलोग्राम। आपने सिर्फ 9.8 याद करना है, 9.8 न्यूटन्स पर किलोग्राम। वापस हम आ जाते हैं ऑन टू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, आई मीन ग्रेविटेशनल फील्ड, अ रीजन इन विच मास एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ठीक है ना? एक रीजन जिसमें मास एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जाहिर बात है, इफ देयर इज अ फोर्स, उस फोर्स की एक मैग्नीट्यूड भी होगी। और उस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है इट इज 9.8 न्यूटन्स फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ मास। ठीक है ना? अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है लेट्स से 1 किलोग्राम, उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से फोर्स लगेगी ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से 1 किलोग्राम के ऊपर जो फोर्स लगेगी इट विल बी 9.8 न्यूटन्स। अब आप मुझे बताएं 2 किलोग्राम पे कितनी फोर्स लगेगी? इट विल बी 9.8 इंटू टू। 9.8 इंटू टू को ध्यान दें, इट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 9.8 न्यूटन्स पर किलोग्राम। यानी कि फॉर एवरी किलोग्राम, हर किलोग्राम के हिसाब से 9.8 न्यूटन्स ऑफ फोर्स लगेगी मास के ऊपर। अगर हमारे पास 2 किलोग्राम ऑफ मास है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगी 9.8 इंटू टू न्यूटन्स ऑफ मास, दैट इज आई बिलीव 19.6 न्यूटन्स ऑफ फोर्स। अब आप ये कैलकुलेट करें, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ऑफ 7, एक इजियर वैल्यू दे देते हैं 10 किलोग्राम, तो इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी ड्यू टू द ग्रेविटी? ग्रेविटी की वजह से इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी? इट विल बी 10 इंटू 9.8 एंड दैट इज 98 न्यूटन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हम एक लेट्स से छत से छलांग मारते हैं, या कोई, दैट्स नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल, अगर आप छत से कोई चीज फेंकते हैं फॉर द फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स, लाइक 10 या 15 सेकंड के लिए, दैट थिंग विल एक्सेलरेट। और अगर किसी चीज को हमने एक्सेलरेट करवाना होता है, देयर हैज टू बी अ रिजल्टेंट फोर्स, देयर हैज टू बी अ रिजल्टेंट फोर्स। और इस केस में द रिजल्टेंट फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ,
इट इज 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। ये समझ आई? अगर हमें एक एक्सेलरेशन चाहिए, अगेन मैं रिपीट करता हूं, अगर आप एक बिल्डिंग से कोई चीज फेंकते हैं, फॉर द फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स एक्सेलरेशन होती है, दैट थिंग एक्सेलरेट्स, है ना? एंड एक्सेलरेट, फॉर अ थिंग टू एक्सेलरेट, अगर आपने किसी चीज को एक्सेलरेट करवाना है, देयर हैज टू बी अ रिजल्टेंट फोर्स, एक रिजल्टेंट फोर्स मौजूद होना चाहिए। और ऑफ कोर्स उस रिजल्टेंट फोर्स का एक सर्टेन मैग्नीट्यूड होगा, एंड इन दैट केस इट इज 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। हर किलोग्राम के लिए देयर विल बी 9.8 न्यूटन ऑफ फोर्स। अच्छा, एक और हमारे पास इंटरेस्टिंग चीज है। अगर मैं आपसे पूछूं फोर्स, मास और एक्सेलरेशन को कौन सा फॉर्मूला रिलेट करता है? ऑफ कोर्स आप बोलेंगे F इज इक्वल्स टू एम ए, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन्स, मास का यूनिट हमारे पास होता है किलोग्राम्स, और एक्सेलरेशन का यूनिट अभी हमने फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड मास। फोर्स और मास की टर्म्स में हमने एक्सेलरेशन का यूनिट फाइंड करना है। तो बेसिकली एक्सेलरेशन है, इट इज इक्वल टू न्यूटन्स डिवाइडेड बाय किलोग्राम। न्यूटन डिवाइडेड बाय किलोग्राम is acceleration. Doesn't that seem familiar? अभी हमने ये पढ़ा that gravitational field strength is 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। यानी कि जो एक्सेलरेशन है, यानी कि ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है, इट इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। जाहिर बात है, अगर हमारे एक मास के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, दैट थिंग विल एक्सेलरेट, और उस एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा इट विल बी 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब हम आ जाते हैं ऑन टू द मेन पार्ट, एंड दैट इज वेट। वेट इज बेसिकली अ पुल on an object, a pull on a mass due to gravitational field strength, right? And that is what mass, I mean weight is. वेट का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, इट इज वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। यानी कि द फोर्स कॉज्ड बाय ग्रेविटी, जो अट्रैक्शन है कॉज्ड बाय ग्रेविटी, अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें विद द मास, दैट विल गिव अस वेट। अगर हमने वेट का यूनिट निकालना है, हम सिंपली क्या करेंगे, वेट का जो हमारे, जाहिर बात है वेट इज अ फोर्स, एक फोर्स होता है वेट, जैसे मैंने अभी आपको यहां दिखाया, लाइक यू माइट हैव नॉट नोटिस्ड, आपको पहले से वेट का पता होगा, क्योंकि मैंने आपको यहां बताया दैट हमारे पास जो वैल्यू होती है ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इट इज 9.8 फॉर एवरी किलोग्राम। 9.8 न्यूटन हर किलोग्राम के लिए। और अगर हमारे पास 10 किलोग्राम है, दैट विल बी 10 न्यूटन, आई मीन दैट विल बी 98 न्यूटन। ठीक है, सेम गोज विद दिस। अगर हमने किसी चीज का मास निकालना, आई मीन वेट निकालना है, और हमारे पास मास गिवन है, लेट्स से एक चीज का मास है 13 किलोग्राम्स। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू हमें याद है, और आपको याद होनी भी चाहिए, याद कर लें, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। ये आपने याद करना है, ठीक है ना? अच्छा, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 13 किलोग्राम, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमें पता है इट इज 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। हम सिंपली वेट निकालने के लिए, वेट जो एक फोर्स है, इसको निकालने के लिए हम ये दो वैल्यूज पुट कर देंगे। वेट इज इक्वल्स टू 13 इंटू 9.8, और ये हमें बताएगा व्हाट द वेट इज। जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, वेट जो है, इट इज द पुल on an object on a mass
ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो अट्रैक्शन होती है ऑन ए मास, दैट इज व्हाट वेट इज। समझ आ गई? वेट का जो हमारे पास यूनिट है, ऐसा यूनिट है, इट इज न्यूटन्स। और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का हमारे पास जो ऐसा यूनिट है, इट इज न्यूटन्स पर किलोग्राम। समझ आ गई? अगर हमने वेट को मेजर करना है, वी यूज आइदर ए स्प्रिंग बैलेंस और ए न्यूटन मीटर। ठीक है ना? वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमें पता है फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, दैट हमारे पास फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एम जी। डब्ल्यू हमारे पास एक फोर्स है, मास एज इट इज, और जो जी की वैल्यू है, इट कैन ऑल्सो बी नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसकी जगह अगर हम ए लगा दें, अगेन सेम फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू एम ए। हमारे पास सेम फॉर्मूला आ जाता है फॉर वेट एंड फॉर फोर्स, बिकॉज वेट इज ए फोर्स। ठीक है ना? वेट इज अ फोर्स। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें इनटू दिस, हमने बस फोर्स को एक और नाम दे दिया विच इज वेट। ठीक है ना? याद रखना, वेट इज अ फोर्स एंड दैट इज व्हाई वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इसकी एक डायरेक्शन है विच इज टूवर्ड्स द अर्थ। वेट की हमेशा जो डायरेक्शन होगी, इट विल बी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस हैं, ये हमें बताते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है ना? एंड इट इज ऑल टूवर्ड्स द अर्थ। समझ आ गई? आगे जो हमारे पास एक सिमिलर क्वेश्चन आता है, इट इज अबाउट द डिफरेंसेस इन वेट एंड मास। मैंने आपके पास्ट पेपर क्वेश्चंस में जितनी भी डिफरेंसेस आई हैं टिल नाउ, वो मैंने सारी असेस की हैं। एंड इन्हीं तीनों डिफरेंसेस में से, या चारों डिफरेंसेस में से, एक ना एक आती है एवरी सिंगल टाइम। चेंजेस एवरी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि अगर हमारे पास अर्थ है, हमने अभी डिस्कस किया है अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, यानी कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, जिस फोर्स से अर्थ हमें पुल करता है, वो है व्हाट 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। लेकिन जैसे मैंने आपको यहां बताया दैट जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मास। राइट? ये मैंने आपको बताया कि नहीं बताया? मैंने आपको ये बताया द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अर्थ का एक सेपरेट मास है और किसी और प्लैनेट का, लेट्स से मरकरी, या फॉर दिस एग्जांपल लेट्स टेक द मून। मून का एक डिफरेंट मास है। तो डू यू थिंक जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो इन दोनों की सेम होगी? जाहिर बात है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ विल नॉट बी द सेम, क्योंकि मास डिफरेंट है। यानी कि जो हमारे पास अर्थ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, इट विल नॉट बी द सेम ऑन द मून। मून पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी, इट विल बी वे डिफरेंट देन द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द अर्थ। हमें पता है जो मून है उसका जो अपना मास है, इट इज वेरी लो, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ द मास बीइंग लो, हमारा जो मून है उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 1.6 न्यूटन पर किलोग्राम। इसी वजह से अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी है या कोई वीडियो देखी है, आपने यू नो जो फर्स्ट विजिट था ऑन द मून, अगर आपने उसकी कोई वीडियो शीडियो देखी है, आप देख रहे होंगे कि whenever the astronaut jumped, जब भी वो जंप करते हैं, what happens is that वो काइंड ऑफ फ्लोट करने लग जाते हैं एंड इट टेक्स देम अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट बैक ऑन द ग्राउंड। एंड व्हाई इज दैट? दैट इज बिकॉज जो अर्थ की ग्रेविटी है, इट इज 6 टाइम्स लार्जर देन द ग्रेविटी ऑफ मून। मून की 1.6 न्यूटन पर किलोग्राम है, ये भी आपने याद रखना। ऑल दो ये स्पेसिफाई कर देते हैं, मून की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वो बहुत लो है। इसी वजह से जब एस्ट्रोनॉट्स जंप करते हैं,
इट टेक्स देम सेवरल सेकेंड्स, या कुछ सेकंड उनको लगते हैं टू गेट बैक ऑन द ग्राउंड। वेराज अगर आप अर्थ पे जंप करोगे, यू विल इंस्टेंटली लैंड। और काफी ज्यादा ऐसे भी प्लैनेट्स होते हैं, अगर आप उन पे जंप करोगे यू विल बी क्रश्ड। हमारे पास ब्लैक होल्स होते हैं जिनकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है, इट इज अबाउट, आई थिंक, 1.6 ट्रिलियन टाइम्स, 1.6 ट्रिलियन times the gravitational field strength of Earth. So yeah, तो अगर हमारे पास एक ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है ऑन अर्थ 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम, और एक ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है ऑन मून which is 1.6 न्यूटन पर किलोग्राम, डोंट यू थिंक जो वेट है इट वुड बी डिफरेंट एज वेल? क्योंकि जो हमारा वेट है वो डिपेंडेंट है किस पे? वेट इज डिपेंडेंट ऑन द प्लैनेट, या जो ऑब्जेक्ट है, द बॉडीज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। एक सेकंड बस। अच्छा, जो वेट है इट इज मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अगर हमारे पास एक बॉडी पे, एक प्लैनेट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम है, और एक बॉडी के ऊपर, एक मून के ऊपर हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 1.6 न्यूटन पर किलोग्राम है, तो आपको क्या लगता है हमारा वेट सेम होगा या डिफरेंट होगा? वेट विल बी ड्रास्टिकली डिफरेंट, ठीक है ना? और मैंने आपको ये शुरू में ही बता दिया था, मैंने आपको, लेट्स सी, आपको मैंने यहां बताया था दैट मास कैन नेवर बी चेंज्ड। खुद ही आप इमेजिन करें द अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स या द अमाउंट ऑफ मैटर। अगर एक बॉडी के अंदर, लेट्स से मेरे पास एक डब्बा है, मैंने उस डब्बे के अंदर 1000 पार्टिकल्स डाले हुए हैं, वो पार्टिकल्स कभी भी चेंज होंगे, नो मैटर वेयर आई गो, कभी भी वो चेंज होंगे अनलेस और अनटिल मैं वो पार्टिकल्स निकालूं उस डब्बे में से। वो पार्टिकल्स हमेशा उस डब्बे के अंदर सेम ही रहेंगे, वो पार्टिकल्स कभी भी ना ही कम होंगे ना ही ज्यादा होंगे। सो दैट इज व्हाट मास इज। मास विल नेवर चेंज, मास कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन वेट चेंज हो सकता है। वेट क्यों चेंज हो सकता है? वेट मास की वजह से चेंज नहीं होता। वेट हमेशा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से चेंज होता है, क्योंकि डिफरेंट बॉडीज के पास, डिफरेंट प्लैनेट्स के पास, डिफरेंट स्टार्स के पास एक डिफरेंट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है, और वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ उसके मास के ऊपर डिपेंडेंट होती है। नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन द मास, बट समवट डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द बॉडी। एक बॉडी के मास के ऊपर डिपेंडेंट होती है द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। यानी कि अगर हम डिफरेंट बॉडीज पे जाएंगे, अगर हम अर्थ से जाते हैं मून पे, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। लेट्स से मेरा वेट है, आई मीन मेरा मास है, माय बैड, मेरा मास है 72 किलोग्राम्स, और मैं हूं ऑन अर्थ, आई एम ऑन अर्थ। तो अगर मैंने अपना वेट निकालना है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अर्थ की हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम, और मेरा जो मास है इट इज 72। कैलकुलेट कर लेते हैं व्हाट विल बी द वेट। इट विल बी अराउंड 700 न्यूटन। लेकिन अगर मैं मून पे चला जाता हूं, और मून पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो 1.6 न्यूटन पर किलोग्राम है, तो हम वेट कैसे निकालेंगे? हम ये करेंगे, हम मून की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इधर डाल देंगे, तो weight will be equal to mass into the gravitational field strength of that body, and it will be around 130, 140, I don't know, 130 newtons। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हाउ डिफरेंट these two values are। तो that's point number one, that weight जो है वो चेंज हो सकता है। weight differs from gravitational field strength to gravitational field strength। जैसे मैंने आपको बताया
हर बॉडी के ऊपर एक डिफरेंट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ द बॉडी, राइट। हर बॉडी के ऊपर डिफरेंट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी एंड जो वेट है वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंडेंट है। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ चेंज करेंगे, जो वेट है इट विल आल्सो चेंज। लेकिन जो हमारा मास है, मास कैन नेवर बी चेंज्ड। सेम एग्जांपल, अगर हमारे पास एक डब्बा है उसमें 1000 पार्टिकल्स हैं, कहीं भी आप जाओगे वो पार्टिकल्स जब तक आप खुद नहीं निकालोगे वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन जो वेट है इट कैन चेंज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है। अच्छा, पॉइंट वन, changes every gravitational field strength, यानी कि weight will be different in every gravitational field strength. Mass does not change at all. ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा आपका जो यूज्ड कॉन्सेप्ट है इन द पास्ट पेपर्स यही है कि जो वेट है, इसलिए मैंने इसके ऊपर इतना ज्यादा एम्फेसिस किया, क्योंकि वेट जो है वो चेंज हो जाता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता, और वेट की चेंज होने की वजह ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है। ये आपने याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन एंड फॉर मास इज किलोग्राम, ये हमें पता है। वेट इज स्केलर, आई मीन वेट इज वेक्टर, मास इज स्केलर। फोर्थ पॉइंट, weight is a pull on an object due to the gravitational field strength, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। mass is the amount of substance, the amount of physical matter in a body. Weight is a pull on an object due to the gravitational field strength. अब मैं आपको ये बता देता हूँ आपने कौन कौन सी चीजें याद करनी है और कौन कौन सी चीजें आपने इग्नोर कर देनी है टोटली। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मास की डेफिनेशन क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, एंड मास हम मेजर कैसे करते हैं। व्हाट इज मास, और मास का यूनिट आई मीन फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इज इट स्केलर और इज इट वेक्टर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपको ये पता होना चाहिए दैट मास जो है इट रेजिस्ट मोशन, और मास जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। आपको टोटली ये डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है इतनी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो कॉन्सेप्ट है ऑफ इनर्शिया ये आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा ऐसी चीजें होती हैं इन फिजिक्स जो आप रियल लाइफ में देखते रहते हैं, लेकिन व्हाट हैपेंस इज दैट आप उनको इतना आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ योर लिमिटेड नॉलेज, यू कैन से। अच्छा, आपको ये याद होना चाहिए कि शेप जो वॉल्यूम है, यू कैन कंप्रेस एन ऑब्जेक्ट यूजिंग फोर्स, यानी कि आप उसकी शेप और वॉल्यूम चेंज कर सकते हो। आप एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी भी चेंज कर सकते हो ड्यू टू द चेंज इन वॉल्यूम। आप एक ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकते हो ड्यू टू एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, और यू नो द चेंज इन डायरेक्शन। यहाँ मुझे वेलोसिटी लिखना चाहिए था। अच्छा, अच्छा, मास, यू कैन नॉट चेंज मास। आपको ये पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एक रीजन है जिसमें मास एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आई वुड प्रेफर दैट यू डू इट। अच्छा, आगे आपको ये पता होना चाहिए दैट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज फोर्स पर यूनिट टाइम। अगेन याद नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको इसके यूनिट की समझ आनी चाहिए। अच्छा, और आपको लाइक आई सेड ये वैल्यू याद होनी चाहिए, 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। आपको ये याद होना चाहिए दैट वेट इज अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। आपको ये फॉर्मूला बहुत जरूरी याद होना चाहिए। एक, या तो इसका क्वेश्चन आता है लाजमी, अगर ये चैप्टर आ जाए, इसका क्वेश्चन आता है और इसका क्वेश्चन आता है दैट वेट चेंजेस एंड मास डजंट। तो ये दो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं और ये आपको याद करने हैं। अच्छा, ऐसा यूनिट हमारे पास न्यूटन है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के हमारे पास न्यूटन पर किलोग्राम है, वेट को मेजर करने में वी यूज स्प्रिंग बैलेंस इन न्यूटन मीटर, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज इट फॉर मास एंड वेट। अब हम आ जाते हैं ऑन टू a little bit of a fun part. Density is basically the mass per unit volume. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट या एक मटेरियल का यूनिट वॉल्यूम है, लेट्स से एक मेटल है, और इस मेटल का हमारे पास एक यूनिट वॉल्यूम है मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब।
ठीक है ना? दैट विल बी 1 by 1 by 1. How much mass is present inside this volume of 1 meter cube of metal? That is what density is. ठीक है? डेंसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला है, इट इज डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. डेंसिटी का जो हमारे पास सिंबल है, द सिंबल फॉर डेंसिटी इज रो. It looks kind of like a P, and rho is equals to m divided by v या mass divided by volume. ठीक है ना? आगे अगर हमने इसका SI यूनिट निकालना हो, अगेन फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, बट आई प्रेफर टू डू इट माई सेल्फ. आगे हमारे पास इसका जो सिंबल है वो रो है. SI यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब. किलोग्राम पर मीटर क्यूब. अगर हमारे पास कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, हम यूज करेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. डेंसिटी का जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज स्केलर, क्योंकि हमारे पास मास भी और वॉल्यूम भी दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं. स्केलर बाय स्केलर इज आल्सो स्केलर. अच्छा, कमिंग ऑन टू द वॉल्यूम. मास का तो हमें पता है कि व्हाट इज मास. अगर आपको वॉल्यूम का इतना अच्छा अंदाजा नहीं है, वॉल्यूम इज बेसिकली, let's take 1 meter cube for example. 1 meter cube is basically length into width into height of a cube. Length यानी के this side, width यानी के this side, and height यानी के this side. 1 into 1 into 1 meter is equals to 1 meter cube. And likewise, it goes the same for 1 centimeter cube. It is length into width into height. Length of 1 centimeter, width of 1 centimeter, and height of 1 centimeter is basically 1 centimeter cube. Length, width, and height. समझ आ गई? अब मैं आपको डेंसिटी एक एग्जांपल से समझाता हूं. लेट्स से हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑफ द सेम साइज. एक हमारे पास ऑब्जेक्ट ये है और एक हमारे पास ऑब्जेक्ट ये है. एंड रिमेंबर, इनका जो साइज है, इट इज एब्सोल्युटली द सेम. थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है. द साइज ऑफ बोथ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर सेम. लेकिन एक मेटल का है और एक वुड का है. Which one of these objects will have the greater mass, hence being heavier? कौन से ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा मास होगा और कौन से ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा वेट होगा? कीप इन माइंड कि जिस ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा मास होगा, जाहिर बात है उसी ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा वेट होगा. मोस्ट ऑफ द पीपल विल से कि मेटल जो है, ऑफ कोर्स मेटल जो है, इट विल बी हैवियर एंड इट विल हैव मोर मास. लेकिन अभी मैंने आपको जो बताया है, मैंने आपको 3-4 दफा बताया, दे हैव द सेम साइज. दे हैव द सेम साइज. Then why is one heavier? Then why does one have more mass and the other have less mass? वुड के पास कम मास क्यों है एज कंपेयर टू मेटल? एंड दैट इज बिकॉज ऑफ डेंसिटी. जो मेटल की डेंसिटी होती है ना, इट इज मच हायर देन द डेंसिटी ऑफ वुड. क्योंकि आप देख सकते हैं मेटल के जो पार्टिकल्स हैं, दे आर मोर कंपैक्ट, राइट? और ये एक दूसरे के काफी करीब है, देयरफॉर दे आर डेंस. लेकिन आप वुड के पार्टिकल्स देख सकते हो, वो काफी एक दूसरे से दूर है, एंड देयर इज लाइक एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन. लेकिन मेटल के पार्टिकल्स के बीच में इतनी कोई एम्प्टी स्पेस है ही नहीं. दैट्स व्हाई मेटल हैज अ हायर डेंसिटी. अगेन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, नॉट हैविंग ऑल दीज फैंसी टर्म्स. इमेजिन करो आपके पास है दो बॉक्सेस. मेटल और वुड को भूल जाओ. आपके पास हैं दो बॉक्सेस.
और उन दोनों बॉक्सेस का जो साइज है इट इज द सेम। और हमारे पास यू नो सेवरल बॉल्स हैं। वन बॉल वन बॉल इज इक्वल टू 1 ग्राम। वन बॉल इज इक्वल टू 1 ग्राम। एक बॉक्स के अंदर हम डालते हैं 20 बॉल्स और एक बॉक्स के अंदर हम डालते हैं 10 बॉल्स। कीप इन माइंड दोनों बॉक्सेस के अंदर सेम बॉल्स डल रही है, यानी कि 1 ग्राम की एक बॉल। अब आपको क्या लगता है किस बॉक्स के अंदर ज्यादा मास होगा और किस बॉक्स के अंदर ज्यादा इट विल हैव मोर हैवीनेस या मोर वेट? जाहिर बात है सारे बच्चे यही कहेंगे कि द बॉक्स दैट कंटेन्स 20 बॉल्स, जिस बॉक्स के अंदर 20 बॉल्स है, इट विल हैव अ हायर मास एंड अ हायर वेट, बिकॉज जो बॉल्स की डेंसिटी है, जो बॉल्स की कॉम्पैक्टनेस है, इट इज मच मोर देन द अदर बॉक्स जहां हमने बॉल्स को स्प्रेड आउट किया हुआ है। इस बॉक्स के अंदर हमने बॉल्स को स्प्रेड आउट किया हुआ है एंड दैट इज वाई वी कैन ओनली फिट 10 बॉल्स। लेकिन इस बॉक्स के अंदर हमने बॉल्स को अच्छे तरीके से अरेंज कर दिया है एंड दैट इज वाई वी कैन पुट 20 बॉल्स इनटू द बॉक्स। समझ आ गई? सो दैट इज व्हाट डेंसिटी इज। एक दफा हम लिक्विड की भी देख लेते हैं। लिक्विड हमारे पास वाटर हो गया, ऑयल हो गया, ये हो गया, एथेनॉल हो गया, राइट। वाटर जो होती है उसकी डेंसिटी जो होती है इट इज अ स्टैंडर्ड 1000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। यानी कि 1 मीटर क्यूब के अंदर a box which is 1 by 1 by 1 meters, it will contain 1000 kilograms of water. आप वॉल्यूम के एक बॉक्स को, एक रेगुलर शेप को, लेट्स टेक दिस बॉक्स फॉर एग्जांपल, इसको आप एक बॉक्स समझे विच इज इनविजिबल और इसके अंदर आप पानी डाल दें। द वाटर which will occupy the volume of 1 मीटर क्यूब, जो वॉल्यूम है ऑफ 1 मीटर क्यूब, उसमें हमारे पास 1000 किलोग्राम ऑफ वाटर आ जाएगा। ठीक है ना? लेकिन जो ऑयल की डेंसिटी होती है इट इज मच लेस देन वाटर। और वही रीजन होता है कि अगर आप, मजेदार बात, अगर आपके पास एक पानी का कप हो, पानी का ग्लास हो, और आप उसके अंदर ऑयल डाल दो, ऑयल ऊपर आ जाता है। ऑयल ऊपर क्यों आता है? ऑयल ऊपर इस वजह से आता है क्योंकि ऑयल कम डेंस है एंड द लेस डेंस मटेरियल्स या लेस डेंस लिक्विड्स वो हमेशा ऊपर आएंगे, और जो ज्यादा हैवी मटेरियल्स होंगे या ज्यादा डेंस मटेरियल्स होंगे वो नीचे जाएंगे। समझ आई? इसकी भी एग्जांपल देता हूं। लेट्स से हम एक स्विमिंग पूल में हैं और हमारे पास है दो ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, लेट्स से वुड, और एक हमारे पास है एक पेपर क्लिप। एक हमारे पास है वुड और एक हमारे पास है एक पेपर क्लिप विच इज मेड आउट ऑफ मेटल। अगर हम वुड को फेंकेंगे इनटू द वाटर, व्हाट विल हैपन इज दैट द वुड विल फ्लोट। वुड पानी के नीचे नहीं जाएगी, राइट? वुड सिंक नहीं करेगी। लेकिन अगर हम मेटल क्लिप को फेंक देंगे नीचे, what will happen is that metal जो क्लिप है it will go all the way to the bottom of the swimming pool. Why is that? हमारी जो वुड है उसका तो मास भी ज्यादा है, हमारी जो वुड है उसका तो साइज भी ज्यादा है। फिर क्यों वुड फ्लोट कर रही है और मेटल सिंक कर रहा है? मेटल इसलिए सिंक करता है क्योंकि मेटल की जो डेंसिटी है इट इज मच मोर देन वुड, और मेटल की जो डेंसिटी है इट इज मच मोर देन वाटर। वाटर की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। तो इससे ज्यादा, यानी कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा जिस ऑब्जेक्ट की भी डेंसिटी होगी, यानी कि 1100 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, ये ऑब्जेक्ट, अगर इस मटेरियल का हम ऑब्जेक्ट पानी में फेंकेंगे दैट मटेरियल विल सिंक। लेकिन अगर इस मटेरियल से कम
डेंसिटी के ऑब्जेक्ट को हम पानी में फेंकेंगे, लाइक वुड। वुड की होती है अराउंड 800 लेट्स से किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ डेंसिटी। तो वुड जो है इट विल फ्लोट। सो या वापस हम आ जाते हैं ऑन टू व्हाट डू यू कॉल इट, लिक्विड्स। वाटर है हमारे पास, इट इज कंपैक्टली यू नो प्लेस्ड, उसके जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी कंपैक्ट। ऑयल के जो पार्टिकल्स है दे आर अ बिट फार टुगेदर, फार अलोंग फ्रॉम ईच अदर। ठीक है ना, सेम कॉन्सेप्ट एज मेटल एंड वाटर। अब हम आ जाते हैं ऑन टू द क्वेश्चंस दैट वी कैन एनकाउंटर इन ओ लेवल फिजिक्स। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, इट इज अ क्वेश्चन टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। एक लिक्विड की डेंसिटी निकालनी है, और इसके लिए मेरे पास ये एक एग्जांपल है। एग्जांपल वन, oil is added to a measuring cylinder containing 120 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एथेनॉल। तो हमारे पास बेसिकली, ये मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। तो हमारे पास बेसिकली एक मेजरिंग सिलेंडर है, और उस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर हमारे पास 120 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एथेनॉल अवेलेबल है। 100 एंड लेट्स से दिस इज एथेनॉल, और हमारे पास 120 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एथेनॉल अवेलेबल है। जो एथेनॉल की डेंसिटी है, इट इज 0.79 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड जो डेंसिटी है ऑफ द ऑयल, इट इज 0.92 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो उन्होंने हमें बोला ऑयल इज एडेड टू अ मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग 120 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एथेनॉल, यानी कि हमने इस एथेनॉल के ऊपर ऑयल डाल दी है, राइट। एज द ऑयल इज एडेड, जो लेवल है ऑफ द एथेनॉल, एथेनॉल्स लेवल rises from 120 सेंटीमीटर क्यूब टू 180 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि हमारे पास पहले जो व्हाट डू यू कॉल इट वॉल्यूम था ऑफ एथेनॉल, इट वाज 120 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमने उसके अंदर ऑयल भी डाल दी है, तो हमारे पास अब एक टोटल वॉल्यूम आ गया of 180 centimeter cube. The oil and the ethanol do not mix. What what finally is the total mass of the liquid in the measuring cylinder? अच्छा जी, ये मैं आपको एक थोड़ा सा क्लीन डायग्राम बना देता हूँ। ये सॉरी फॉर दैट। अगेन हमारे पास है एक मेजरिंग सिलेंडर। और इसके अंदर हमारे पास है 120 सेंटीमीटर क्यूब of ethanol. Let's say the green represents ethanol. समझ आ गई? अब इसके अंदर हमने डाला है ऑयल, राइट। इसके अंदर अब हमने डाल दिया है ऑयल, और इस ऑयल की जो डेंसिटी है, इट इज 0.92 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप मुझे बताएं, अगर हम एथेनॉल के अंदर ऑयल डालेंगे, विल द ऑयल फ्लोट? ऑयल फ्लोट करेगा या ऑयल सिंक करेगा? जाहिर बात है, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो ऑयल करेगा सिंक, ऑयल विल नॉट फ्लोट। देयरफॉर नीचे हमारे पास ऑयल आ जाएगा, ऊपर हमारे पास एथेनॉल रह जाएगा। ऊपर हमारे पास रह जाएगा एथेनॉल। ऑयल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय येलो। तो अब हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम आ गया, इट इज 180 सेंटीमीटर क्यूब। वो हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द लिक्विड इन द मेजरिंग सिलेंडर। अगर हमारे पास हाली एथेनॉल होता तो हम हाली एथेनॉल का आराम से मास निकाल सकते थे, लेकिन अब हमारे पास है दो लिक्विड्स। एक लिक्विड है हमारे पास एथेनॉल, और एक लिक्विड है हमारे पास क्या, ऑयल। और इन दोनों की जो डेंसिटीज हैं, दे आर डिफरेंट। तो हमें इनको अलग अलग तरीके से निकालना होगा।
सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एथेनॉल की डेंस आई मीन मास। उन्होंने हमें बताया था कि वी हैव अ ethanol, the volume of ethanol is 100. Volume of ethanol is 120 centimeter cube, and the density of ethanol is 0.79 grams per centimeter cube. समझ आ गई? फॉर्मूला हमारे पास था रो इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। रो हमारे पास है 0.79, मास हमने निकालना है, और वॉल्यूम है हमारे पास 120 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हम वॉल्यूम को ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाइड बाय 0.79, विल वी गेट द मास? यस वी विल। ये हम निकाल लेते हैं यूजिंग ए कैलकुलेटर। सो 0.79 multiplied by 120 is about 95 grams या 94.8 टू बी एग्जैक्ट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम निकाल लेंगे मास ऑफ द ऑयल। अच्छा, ऑयल ऐड करने से पहले हमारे पास जो सिर्फ एथेनॉल की ओनली द वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल इज 120 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन ऑयल ऐड करने के बाद हमारे पास जो वॉल्यूम है इट इज 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या आप ये मानते हैं कि इफ वी सब्ट्रैक्ट 180 फ्रॉम 120, हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द ऑयल विच इज 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमें पता है कि हमारे पास जो वॉल्यूम है इट इज 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द ऑयल अलोन। तो अगेन हम सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग द डेंसिटी ऑफ द ऑयल। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो हमारे पास 180 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम है, ये है एथेनॉल और ऑयल का कंबाइंड वॉल्यूम। अगर हम इस कंबाइंड वॉल्यूम में से सिर्फ एथेनॉल का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा सिर्फ ऑयल का वॉल्यूम, इट इज 60 सेंटीमीटर क्यूब। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रो इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हमारे पास ऑयल का जो वॉल्यूम था इट वाज 0.92 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। 0.92 मास है हमारे पास निकालने वाला, और वॉल्यूम अभी हमने निकाला है 60। तो इफ वी मल्टीप्लाई 0.92 विथ 60, हमारे पास आ जाएगा द मास ऑफ द ऑयल 0.92 into 60 is 55.2. So 55.2 हमने टोटल मास निकालना था, रिमेंबर 55.2 प्लस 98 पॉइंट आई मीन 94.8 विल बी, ऐड कर लेते हैं 94.8 इज 150 ग्राम्स ऑफ मास कंबाइंड। मैं अगेन आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया, और इस डायग्राम में हमने ये रिप्रेजेंट किया है कि ऑयल सिंक हो जाएगा, एथेनॉल विल फ्लोट, राइट। फिर हमने क्या किया? हमने सबसे पहले जो उन्होंने हमें ऑलरेडी बताया हुआ था कि हमारे पास 120 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एथेनॉल है, उसको यूज करके और उसकी डेंसिटी को यूज करके हमने क्या किया? हमने इसका मास निकाल लिया। उसके बाद हमने एक चीज किया, हमने एथेनॉल का जो वॉल्यूम है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल एंड ऑयल, और उससे हमारे पास ऑयल का वॉल्यूम आ गया है। ऑयल का जो वॉल्यूम था इट इज 60, आई बिलीव 60 सेंटीमीटर क्यूब। और अगेन हमने सेम फॉर्मूला यूज करके ऑयल के डेंसिटी और ऑयल के वॉल्यूम से हमने उसका मास निकाल लिया, और फिर आखिरी स्टेप हमने इन दोनों के मास को ऐड कर दिया, एंड दैट गिव्स अस द आंसर। अच्छा, अब हमारे पास जो सेकंड सिनेरियो आता है इट इज द सिनेरियो वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ रेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट। रेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट हैव अ डिफिनिटिव शेप। जैसे हमारे पास एक क्यूब हो गया, हमारा क्यूबॉइड हो गया, किसी भी तरीके का हमारे पास कोई
कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास वॉल्यूम हो और उसके पास एक डिफिनेटिव शेप हो, वो हमारे पास एक रेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट है। द मोस्ट यू विल इनकाउंटर, जो जिसका ज्यादा से ज्यादा भी मैक्सिमम डिफिकल्टी का सवाल आ सकता है, वो आ सकता है एक क्यूबॉइड का। ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है और हमने इसकी निकालना है, हमारे पास इसका मास है। द मास ऑफ द ब्लॉक इज 45 ग्राम्स। तो उन्होंने हमें पहले से इसका मास दिया हुआ है, हमने निकालनी है इसकी डेंसिटी। डेंसिटी निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था, एक सेकंड बस, ओके। डेंसिटी निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था, इट वाज रो इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हमने निकालनी है डेंसिटी। हमारे पास अवेलेबल जो है इट इज मास, और हमने जो चीज निकालनी है यूजिंग दिस डायग्राम इज द वॉल्यूम। अब हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? हम वॉल्यूम निकालेंगे यूजिंग द सेम फॉर्मूला। ये आपने शायद क्लास 6 में भी पढ़ा हो, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ है हमारे पास 8, विड्थ है हमारे पास 7, और हाइट है हमारे पास 5। ये याद ना भी करें, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये याद भी ना भी करें, तो आपने बस इन तीनों जो साइड्स हैं उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना, राइट? जो तीन डिफरेंट साइड्स हैं, दिस साइड, ये वाली जो साइड है, इट इज द सेम एज दिस साइड इज द सेम एज दिस साइड। तो आपने जो तीन डिफरेंट साइड्स हैं उन दोनों को, उन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 into 8 into 5, I believe that is 7 into 8 into 5, that is 280 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। अब हमारे पास मास है और हमारे पास वॉल्यूम है, सिंपली डेंसिटी निकाल लेंगे। मास है हमारे पास 45, वॉल्यूम है हमारे पास 280। अब हम क्या करेंगे, 45 divided by 280, that will give us 0.16 grams per centimeter cube. So yeah, अब हम आ जाते हैं on to the third one, and this is a bit complicated because ये मैंने आपको पहले करवाया हुआ है। I have already taught you this method, और ये मैंने आपको बताया था in physical quantities and measurement techniques, और ये उसी का टॉपिक है, लेकिन हम इसको जनरली मास, वेट एंड डेंसिटी में डाल लेते हैं बिकॉज इट इज अबाउट डेंसिटी। लेकिन अगर आपने ये वाला चैप्टर, आई मीन सब टॉपिक करना है, अगर ये आपको ऑलरेडी नहीं आता, तो मैं एक चीज करता हूँ, मैं लिंक डाल दूंगा ऑफ द प्रीवियस वीडियो आई मेड ऑन calculating the density of an irregularly shaped object. So yeah, that is it for the video. Thank you for watching. Have a great day. Allah Hafiz.